जय हिंद दोस्तों। साल 1299 एक कबीले का सरदार जिसे हम आज के ज़माने में एक बहुत बड़े साम्राज्य का फाउंडर भी कहते हैं। कबीले का सरदार सोचता है कि वो एक बहुत बड़े एम्पायर की नींव रखे और ये उसका खाली सपना ही होता, वो उसे हकीकत में करके भी दिखाता है। और ये जो एम्पायर की वो नींव रख रहा था, ये उससे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है जितना वो सोचता है। और ये एम्पायर मुस्लिम्स और इस्लामियंस जो इस्लाम को फॉलो करते थे, उन सभी की हिस्ट्री में एक नया पन्ना ही नहीं, पूरी नई बुक ऐड कर देता है। उसी के साथ-साथ उन सभी की गोल्डन एज को लाने में भी ये एम्पायर सक्सेसफुल हो जाता है। और ये एम्पायर आगे चल के इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये 2 मिलियन स्क्वायर वर्ग से भी ज़्यादा के हमारे एरिया पे रूल करता है। जब ये अपने गोल्डन एज में या कह लीजिए पीक पे था। ओके दोस्तों, तो ये एम्पायर इतना बड़ा हो जाता है और उसी के सबसे बड़ा या कह लीजिए सबसे ताकतवर मुस्लिम एम्पायर भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों 600 साल से भी ज़्यादा, देखो दोस्तों, कोई भी एम्पायर वो हद से 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, 300 साल चलेगा, पर 600 साल से ज़्यादा हमारे कोई भी एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर खासकर नहीं देखा गया था। किसके बाद? हमारे बीसी, हमारे क्राइसिस जैसे स्क्रैच के बाद। ओके दोस्तों, तो इतना बड़ा एम्पायर ये कैसे सक्सेसफुल हुआ? कैसे इतने बड़े-बड़े एम्पायर उनके सामने थे? उनके सामने बैजेंटाइन एम्पायर था, रोमानियन एम्पायर, सल्जूकी एम्पायर, बहुत बड़े-बड़े एम्पायर्स थे। उन सभी के बीच में इसने कैसे जगह बनाई, कैसे वो इतना सक्सेसफुल एम्पायर हो पाया कि इसे मुसलमान को कभी-कभी कहते हैं कि सबसे बड़ा एम्पायर भी कह दिया जाता है हमारे एज के टाइम में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एम्पायर हमारा फाउंड हुआ था 1219 में, 1299 में इसकी फाउंडेशन की गई थी। किसके द्वारा? कुल्लूस उस्मान के द्वारा, जो कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। आप अर्तुगरुल गाजी को जरूर जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों उनके नाम की वेब सीरीज चली थी जो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग्स पे भी रही थी लॉकडाउन के समय पे। ठीक है दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी, ठीक है, तो अर्तुगरुल गाजी की वेब सीरीज वगैरह चली थी, उसमें दिखाया था कि कैसे ताई कबीला जो था वो सक्सेसफुल हुआ। फिर इसके बाद कुल्लूस उस्मान ने हमारे कैसे ऑटोमन एम्पायर की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, उसमें सारी चीजें उसके अंदर हमारे दिखाई गई थी। फिर हमारे कुल्लूस उस्मान के ऊपर भी एक वेब सीरीज बनाई गई थी जिसका नाम ही कुल्लूस उस्मान था। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर भी ऑटोमन एम्पायर की नींव रखने के बारे में दिखाया गया था। फिर आगे चल के हमारा उसके ऊपर कई सारी फिल्म्स वगैरह भी बनी थी, ऑटोमन एम्पायर, और भी बहुत सारी चीजें उसके ऊपर बनी है ना दोस्तों। तो वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ खाली एक आपके आइडिया के लिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कैसे हमारा जो ये छोटा सा कई कबीले का सरदार, या कह लीजिए छोटे से कबीले का सरदार इतना बड़े एम्पायर की नींव रखने में सक्सेसफुल हो पाता है। वो इतना बड़ा एम्पायर आने वाले टाइम में अपने, जब वो हमारे पीक पे था, वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिया पे कैसे रूल करता है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, साल 1299 में हमारे जो कुल्लूस उस्मान थे उन्होंने इसकी नींव रखी, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था। ठीक है दोस्तों, उससे कुछ साल पहले हमारे जो मतलब ये कह लीजिए, जब हमारा वहाँ पे सबसे बड़ा एम्पायर जो था ना आसपास, तो जब हमारे 13th सेंचुरी चली थी, वहाँ पे सबसे बड़ा एम्पायर था। एक तो बैजेंटाइन एम्पायर उनके सामने था, एक हम उसे रोमन एम्पायर भी कह देते थे। उसी के साथ साथ हमारा एक जो सल्जूकी सल्तनत, ये सल्जूकी एम्पायर भी हमारा उसके सामने खड़ा था। तो ये जो 2 बड़ी डायनेस्टी थी जिन्हें इन्हें हटाना था, तो यही और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई फाउंड सुटेबल कंडीशन, यही सुटेबल कंडीशन मिली उन्हें। मतलब ये इतने बड़े हमारे सल्तनत का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, ना ही इनके पास इतना फोर्स थी या मिलिट्री थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या करा? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो ये बैजेंटाइन एम्पायर था, उस टाइम उसका फॉल डाउन चल रहा था, डिक्लाइन वो अपने था, क्योंकि दोस्तों वो काफी सारी चीजें उसके मतलब वो खत्म पे अपनी पीक पे नहीं था, वो अपने चरम पे था, यानी वो चरम, सॉरी पीक का मतलब चरम होता है। ठीक है, तो वो अपने एंड की ओर बढ़ रहा था 18th सेंचुरी के अंदर। तो वो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने काफी सारा हमारे, तो कह लीजिए कि काफी सारा रास्ता साफ हो गया, उनके सामने से रास्ता साफ हो गया कि अब वो बैजेंटाइन एम्पायर की छोटी छोटी टेरिटरीज को रेड करने लग रहे थे। ठीक है दोस्तों, बैजेंटाइन एम्पायर की छोटी छोटी टेरिटरी को ये रेड करने लग रहे थे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा कि हमारा सल्जूकी सल्तनत जो है, सल्जूकी एम्पायर जो है, उसे मंगोलों ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। मंगोल्स जो थे, मंगोल्स के ऊपर आपको वीडियोस देखने यूट्यूब पे मिलेंगे, वैसे हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
ठीक है। तो मंगोल्स थे, मंगोल्स का सबसे बड़ा सरदार चंगेज खान था, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाया, ऐसा कहते हैं हिस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, 120 ट्रिलियन से ज़्यादा उसकी नेट वर्थ बताई जाती है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारा मंगोल्स थे, उन मंगोल्स ने पूरे सल्जूकी सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, सल्जूकी सल्तनत को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये जो बड़ी डायनेस्टी थी, उनके सामने अब इतना बड़ा कह लीजिए, इतना बड़ा रास्ते में वो कह लीजिए रॉक नहीं था जो हमारे रास्ते को रोक सके। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या करा दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो उस टाइम पे हमारा जो तुर्की था ना, वो तुर्की एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे अल्तोनिया रीजन था, और एनाटोलिया रीजन था, सॉरी एनाटोलिया रीजन था, जिसे हम एशिया माइनर भी कहते हैं। और उस टाइम पे आज के टाइम पे प्रेजेंट तुर्की भी है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, अब वहाँ से जो बड़े बड़े एम्पायर से उनका कब्जा हट चुका था, जैसे सल्जूकी सल्तनत वगैरह था, वहाँ से कब्जा हट चुका था। फिर वो छोटे छोटे कबीलों में बढ़ गया था, वहाँ पे राज चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी में से जो सबसे बड़े, सबसे ताकतवर जो वहाँ के कह लीजिए कबीले के सरदार माने जाते थे, या कह लीजिए मिलिट्री के जनरल माने जाते थे, वो माने जाते थे उस्मान वन, जो कि हमारे उस्मानियत सल्तनत के या ओटोमन एम्पायर के फाउंडर भी कहा जाता था इन्हें। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारे वहाँ के फाउंडर के साथ सबसे, उस टाइम पे फाउंडर तो थे नहीं, उस टाइम पे वो सबसे ताकतवर आप कह लीजिए सरदार माने जाते थे, जिन्होंने रेड करके हमारा कौन सा एरिया जीता था। ठीक है, रेड करके उन्होंने एक स्टेट तक एनाटोलिया जो था उन्होंने रेड करी, और यहाँ पे ठीक है रेड करी किसके अंदर, रेड करी हमारे बैजेंटाइन एम्पायर के अंदर, और बैजेंटाइन एम्पायर के अंदर छोटी छोटी टेरिटरीज पे रेड वगैरह करना चालू कर दिया। और एनाटोलिया के अंदर उन्होंने एक स्टेट को हमारा स्टैब्लिश कर लिया था। अब उन्होंने अपने एक स्टेट को एस्टेब्लिशमेंट दे दी थी कि अभी हमारा स्टेट ही हमारा खुद का स्टेट है। तो उन्होंने अपने आप को सुल्तान का करार नहीं दिया था जब तक वहाँ पे सरदार ही थे। कि हमारे पहले आप कह सकते हैं सुल्तान नहीं थे, या कह लीजिए पहले रूलर नहीं थे इस डायनेस्टी के, ये खाली फाउंडर ही कहा जाता है इन्हें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इन्होंने सबसे पहले स्टेट हमारे वहाँ पे कायम करी है, कह लीजिए इन्होंने बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे एक स्टेट अपने लिए अलग ही बना डाली थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हें अलग अलग तरीके नामों से बुलाया जाता था, ऑटोमन, इन्हें वेस्ट में अलग मानते थे, और ईस्ट में अलग तरीके से बोला जाता था। ओके दोस्तों, फिर इन्होंने, इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1300 से 1326 तक इनका रूलिंग पीरियड पीक पे रहा। ओके दोस्तों, फिर इसके अंदर जैसे इनको बताया रखा है, फाउंडर थे इसके उस्मान वन, एस्टैब्लिश करा इन्होंने एक स्टेट क्या रेड करा बैजेंटाइन एम्पायर को। और इन्होंने देखो इनको सक्सेसफुल पीछे कुछ और कारण भी थे कि बहुत से पहले क्या होता था दोस्तों, घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार चलाई जाती थी, लेकिन वो चीज़ दिक्कत करी। उन्होंने क्या करा, इन्हें पैदल जो हमारे सिपाही होते हैं उनसे बदल दिया, नेवी से, नेवी फोर्स जिसे आप कह सकते हैं, आर्मी नेवी आर्मी से इन्होंने बदल दिया। हाथ में ढाल लेते थे, तलवार लेते थे, और हैंड टू हैंड ऐसे ही लड़ते थे। ठीक है दोस्तों, ये भी, और इन्होंने तोपे वगैरह, जो तोपे होती है ना, इन सभी चीजों को काफी हैवी हथियार इन्होंने चलाना चालू करे, जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य धीरे धीरे करके गिरने लग गए। और इन्होंने दोस्तों ये जहां भी जाते थे ना, जबरदस्ती नहीं करी जाती थी, ऐसा बताया जाता है हिस्ट्री में। वो वहाँ के लोगों के साथ कुछ नहीं करते थे, बस वहाँ के किंग को हराते थे। वहाँ के लोगों को, सबको रहने के लिए ये मतलब कोई फोर्समेंट नहीं था कि आप यहाँ पे चेंजिंग करो धर्म को, या फिर यहाँ से निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो रहने दो, बस यहाँ पे रूल, जो हमारे किंग का रूल है ना, वो अपना खुद का करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने हमारे पूरा जो हमारा एम्पायर था उसे ढांचा देना चालू कर दिया था, नींव दे दी थी। और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेट, काफी मतलब कह लीजिए उस टाइम पे टर्किश ये जो एम्पायर था, इसके गूंज आसपास पहुंच गई थी कि एक नया टर्किश एम्पायर जो है हमारा खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, जब इन्होंने खुद की स्टेट बना दी, जब इन्होंने किसी भी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे या तो कोई सल्तनत होती थी बड़ी, जैसे रोमानिया सल्तनत मान लो, बैजेंटाइन एम्पायर, या कह लीजिए आप सल्जूकी सल्तनत, उनके छोटे छोटे हमारे कबीले होंगे जिन्हों के सरदार बना दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को सबसे अलग घोषित कर दिया कि मैं किसी भी एम्पायर के अंदर नहीं मानता, मैं अपना खुद की, ये मेरी खुद की स्टेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि छोटा सा ये खुद का ही इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके साथ साथ फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। फिर औरहान गाजी उस टाइम पे गाजी लगाते थे, ये सब अपने आगे, गाजी का मतलब होता है द वॉरियर ऑफ द गॉड। ठीक है, तो ये अपने आप को इस्लाम के वॉरियर्स वगैरह मानते थे। ठीक है दोस्तों, औरहान गाजी जो थे वो फर्स्ट सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, कहाँ पे, हमारे उस्मानिया सल्तनत के। ठीक है, और इन्होंने हमारे 1361 के अंदर एडर्नियापोल बैजेंटाइन एम्पायर की एक जगह है, उसे इन्होंने क्या करा, अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज एड्रियनी के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, है ना, ठीक है, इस नाम से आज हम इसे जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ तक अपना एम्पायर बढ़ाना चालू कर दिया। फिर इसके बाद उस टर्किश एम्पायर को नाम दिया गया उस्मानिया सल्तनत के नाम से। और जब से ये हमारे जो किंग बने वो ये बने, और ये इसके फाउंडर जो थे हमारे, ये उस्मानिया सल्तनत के फाउंडर, उस्मानिया सल्तनत के फाउंडर ही उस्मान गाजी थे। ओके दोस्तों,
आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और आज की वीडियो के अंदर मैंने सारे ही पॉइंट आपको क्लियर कर दिए कि कैसे हमारे ये एम्पायर बढ़ा, कैसे इन्होंने आसपास की दिक्कतों को सामना करा और इन्होंने क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश करी, उसी के साथ क्या क्या इन्होंने अपनी चेंजिंग करी, किस वजह से हमारे आगे बढ़ते रहे। उसी के साथ साथ मैंने आपको सारी ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी कैसे हमारा ये राइज हुआ। लेकिन इसका चैप्टर इतना छोटा नहीं है, एपिसोड 1 था। और भी एपिसोड देखना तो लाइक टारगेट एम टारगेट हमारा 10 लाइक इसे पूरा करो। जल्दी ही लेके आएंगे वीडियो को, और कमेंट सेक्शन के अंदर जितना कमेंट करोगे उतनी जल्दी वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से जितना हो सके शेयर कर देना। तो ये वीडियो खाली एक मतलब आप कह लीजिए इंट्रोडक्शन था हमारे ऑटोमैन एम्पायर का खाली, ठीक है दोस्तों। मतलब ये पूरे आप कह रहे इतने से मैं खत्म करे नहीं, ये खाली इंट्रोडक्शन आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।